हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज़ ऑन पे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 6 मई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन वीडियो के एक्सप्लेनेशन से पुटअप करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हु लॉन्च्ड द सरस कलेक्शन यूटिलिटी इन GEM? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में सरस कलेक्शन यूटिलिटी या फिर सर्विस किसने लॉन्च की है? तो हमारे मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सरस कलेक्शन यूटिलिटी लॉन्च की है हमारे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में। इससे क्या होगा, जो रूरल एरियाज़ के SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर डेली अपडेट कर पाएंगे, जिससे जो गवर्नमेंट बायर्स हैं उनको रूरल एरियाज़ के प्रोडक्ट का भी एक्सेस मिल पाएगा और रूरल एरियाज़ के प्रोडक्ट के बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी। मीडिएटर समाप्त हो जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं यानी स्वयं सहायता समूह, उनके प्रोडक्ट आसानी से यहाँ पे बिक पाएंगे। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में सरस कलेक्शन यूटिलिटी को हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी यही हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है। बात करते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की। इसको नेशनल ई मार्केट प्लेस भी कई बार कहते हैं। तो देखिए, ये वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। 2016 में लॉन्च किया गया था। और इसको मैनेज कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको मैनेज करता है। नेशनल ई मार्केट प्लेस या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो रिसेंटली सरस कलेक्शन यूटिलिटी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में लॉन्च की गई है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एग्जिट ऐप फॉर अदर स्टेट्स पीपल हु स्ट्रेंड इन द स्टेट? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है अन्य राज्यों के उन व्यक्तियों के लिए जो इस राज्य में फंस गए हैं? तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एजिया बंगला वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और जो लोग अन्य राज्यों के यहाँ पे फंसे हुए हैं, ये यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें अपने राज्य जाना है, तो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल उस राज्य से कोऑर्डिनेशन करेगी कि इन लोगों को भेजा सके। दूसरी न्यूज़ ये है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने अपने राज्य में जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए 10 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर अनाउंस किया है। तो आप ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। वर्ड जो आपके वेस्ट बंगाल की CM हैं वो कौन है? ममता बनर्जी हैं। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ जी। इनका नाम बहुत याद रखना आप, क्योंकि ये कई बार चर्चा में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेगा वर्ल्ड एक्सपो 2020 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो मेगा वर्ल्ड एक्सपो 2020 किस सिटी में ऑर्गेनाइज होगा? दुबई, UAE की एक सिटी है दुबई, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होगा मेगा वर्ल्ड एक्सपो 2020। पहले ये 2020 अक्टूबर में स्टार्ट होना था, लेकिन कोरोना वायरस चल गया, अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो 2021 अक्टूबर से स्टार्ट होके ये 2022 मार्च तक चलेगा आपका मेगा वर्ल्ड एक्सपो। दुबई में ऑर्गेनाइज होगा। और मेगा वर्ल्ड एक्सपो 2020 का थीम क्या होगा? कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। ये होगा मेगा वर्ल्ड एक्सपो 2020 का थीम। मेगा वर्ल्ड एक्सपो में होता क्या है? देखिए, एक प्रकार का एग्जीबिशन है। इसमें बेटर फ्यूचर कैसे क्रिएट किया जाए, इस पर चर्चा होती है। अब मेगा वर्ल्ड एक्सपो को ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो BIE, फ्रेंच लैंग्वेज में इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल डी एक्सपोजिशन। ये होता है फ्रेंच लैंग्वेज में इसका फुल फॉर्म। 1928 में BIE की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। और इस समय इसके मेंबर कितने हैं? 170 मेंबर हैं BIE में। तो BIE आपका ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल दी एक्सपोजिशन मेगा वर्ल्ड एक्सपो ऑर्गेनाइज करेगा। अब ये पोस्टपोन हो गया है, 2021 में होगा दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु लॉन्च्ड कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड फॉर कोरोना डिसीज़? तो कोरोना डिसीज़ के लिए कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं ये, इन्होंने लॉन्च की है कोविड कथा। इसमें क्या है? कोरोना वायरस रिलेटेड कितनी भी ऑथेंटिक जानकारी होगी वो सारी इसमें अवेलेबल रहेगी, ताकि लोग अफवाहों से बच सकें। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जाके इसको देख सकते हैं। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये बनता है कि ये लॉन्च कब की गई है? तो 3 मई को लॉन्च की गई है। क्यों 3 मई को? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 3 मई को अपने 50वां स्थापना दिवस को कंप्लीट किया है। देखिए, 3 मई 1971 को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया था, और इसी बार 3 मई को उसने अपना 50वां स्थापना दिवस कंप्लीट किया है। उसी दिन कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडियन फोटोग्राफर जर्नलिस्ट हैव बीन अवार्डेड फॉर पुलित्जर प्राइज 2020? तो पुलित्जर प्राइज 2020 से कितने भारतीय फोटोग्राफर जर्नलिस्ट को अवार्ड दिया गया है? इस बार 3 भारतीय फोटोग्राफर जर्नलिस्ट को पुलित्जर प्राइज 2020 से नवाजा गया है। इसमें पहले हैं आपके दर यासिन जी, दूसरे हैं मुख्तार खान जी, और तीसरे हैं चन्नी आनंद जी। इन तीनों लोगों को आर्टिकल 370 हटाने के दौरान जम्मू कश्मीर में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार दिया गया है। मैं बता दूं, जो आपका पुलित्जर प्राइज़ है उसकी फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी के तहत ये अवार्ड इनको दिया गया है। ये तीनों लोग
एसोसिएटेड प्रेस से रिलेटेड थे। जम्मू कश्मीर में एक प्रेस है एसोसिएटेड प्रेस, उसके ही पत्रकार हैं तीनों लोग, आप याद रखिएगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 142, और इनको पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया है जम्मू कश्मीर में फ़ोटोग्राफी के लिए आर्टिकल 370 हटाने के दौरान। बात करते हैं पुलित्ज़र प्राइज़ की। देखिए 1917 से पुलित्ज़र प्राइज़ दिया जा रहा है, किसके द्वारा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा पुलित्ज़र प्राइज़ दिया जाता है। इंडिया के पहले भारतीय कौन थे जिनको पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया था, तो 1937 में गोविंद बहारी लाल भारत के पहले भारतीय थे जिनको, भारत के पहले जर्नलिस्ट थे जिनको पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया था। पुलित्ज़र प्राइज़ इसमें 21 कैटेगरीज़ में दिया जाता है, कई जगह 22 भी लिखा था, लेकिन मैंने पुलित्ज़र प्राइज़ की वेबसाइट पे जाके देखा सिर्फ 21 कैटेगरीज लिया था, इसलिए मैंने आपको बताया पुलित्ज़र प्राइज़ 21 कैटेगरीज में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड आई फॉर इंडिया कंसर्ट विद फेमस बॉलीवुड एक्टर्स। तो कई बॉलीवुड एक्टर्स के साथ मिलकर आई फॉर इंडिया कंसर्ट किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है। रिसेंटली फेसबुक ने 4 घंटे का आई फॉर इंडिया कंसर्ट ऑर्गेनाइज़ किया है ऑनलाइन तरीके से, 3 मई को ही ऑर्गेनाइज़ कर दिया था इन्होंने, और 4 घंटे के लिए ये कंसर्ट था। इसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने पार्ट लिया और इससे जो भी इनकम जनरेट हुई उसको गिव इंडिया के कोविड रिस्पांस फंड में भेज दिया गया है। अब आप सोचते होंगे गिव इंडिया क्या है। देखिए गिव इंडिया भारत का लार्जेस्ट गिविंग प्लेटफॉर्म है, इसकी पहुंच 23 स्टेट तक है और अतुल सतीजा गिव इंडिया के सीईओ हैं। तो आई फॉर इंडिया एक कंसर्ट था, ऑनलाइन कंसर्ट, जिसको फेसबुक ने ऑर्गेनाइज़ किया था। फेसबुक की बात करें तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, मार्क जुकरबर्ग। हेडक्वार्टर है फेसबुक का कैलिफोर्निया में, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TIU टेनिस इंटेग्रिटी यूनिट इम्पोज लाइफ टाइम बैन ऑन यूसुफ हुसैन, ही इज़ अ फेमस टेनिस प्लेयर ऑफ विच कंट्री। तो TIU ने यूसुफ हुसैन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया है। आपको बताना है यूसुफ हुसैन किस कंट्री के फेमस टेनिस प्लेयर हैं। तो ये इजिप्ट यानी मिस्र के फेमस टेनिस प्लेयर हैं। मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहने के कारण यूसुफ हुसैन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया है टेनिस इंटेग्रिटी यूनिट से। टेनिस इंटेग्रिटी यूनिट की बात करें तो ये मैच फिक्सिंग में इंक्वायरी करता है। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है इसका लंदन में। तो TIU ने रिसेंटली यूसुफ हुसैन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया है। ये प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थे इजिप्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अवार्डेड फॉर यंग करियर अवार्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यंग करियर अवार्ड से किसको नवाजा गया है, तो रिसेंटली सौरभ लोढ़ा जी को। ये IIT बॉम्बे में प्रोफेसर थे, इनको यंग करियर अवार्ड से नवाजा गया है। ये नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्ट्रीम में अध्ययन करते थे। मैं बता दूं आपको, जो यंग करियर साइंस, जो ये यंग करियर अवार्ड है, ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया जाता है और दिया किसके द्वारा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसके लिए क्राइटेरिया किसने सेट किया है, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने इसके लिए क्राइटेरिया सेट किया है। 35 ईयर्स की एज तक का कोई भी जो प्रोफेसर होगा, रेगुलर प्रोफेसर होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में ही प्रोफेसर होना चाहिए, उसको ही यंग करियर अवार्ड दिया जाएगा। मेल कैंडिडेट के लिए 35 ईयर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर है ये। तो रिसेंटली यंग करियर अवार्ड दिया गया है सौरभ लोढ़ा जी को। ये IIT बॉम्बे से रिलेटेड हैं और नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर थे, आप इतना याद रखेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अवार्ड दिया था, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु टू इवैक्यूएट इंडियन हु स्ट्रेंड इन मालदीव आफ्टर कोविड क्राइसिस। तो कोविड क्राइसिस के बाद मालदीव में फंस गए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, इंडियन नेवी के द्वारा। देखिए कोरोना वायरस क्राइसिस आ गया था, उसके बाद मालदीव में हमारे लगभग 1000 भारतीय फंस गए थे, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की स्टार्टिंग की है इंडियन नेवी ने। तो आप याद रखेंगे। बात करें अगर इंडियन नेवी की, तो 5 सितंबर 1612 में इंडियन नेवी का गठन हुआ था, 5 सितंबर 1612 में। हालांकि जो नेवी डे है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। वर्तमान में जो इसके एडमिरल हैं वो 24th एडमिरल हैं, आप याद रखेंगे। करमवीर सिंह जी 24th एडमिरल हैं नेवी के। और नेवी का मोटो क्या है, सम नो वरुणा। नेवी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, आप याद रखेंगे। रिसेंटली समुद्र सेतु ऑपरेशन लॉन्च किया है फंसे हुए भारतीयों को मालदीव से निकालने के लिए। और ऑपरेशन संजीवनी किसने लॉन्च किया था मालदीव के लिए, इंडियन एयरफोर्स ने मालदीव को मेडिसिन पहुंचाने के लिए ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर इन RBI सेंट्रल बोर्ड बाय GOI। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा RBI के सेंट्रल बोर्ड में नए डायरेक्टर के रूप में कौन अपॉइंट किया गया है, तो रिसेंटली तरुण बजाज जी, जो हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं, 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS ऑफिसर हैं। ये रिसेंटली 2 दिन पहले ही अपॉइंट हुए थे। इनको रिसेंटली RBI के सेंट्रल बोर्ड में अपॉइंट कर दिया गया है गवर्नमेंट के डायरेक्टर के तौर पे। मैं बता दूं, अगर RBI सेंट्रल बोर्ड की बात करें
तो इसमें 21 मेंबर्स होते हैं। एक आरबीआई के गवर्नर होता है, बाकी 20 मेंबर होते हैं। इन 20 मेंबर से 4 तो आपके आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ही हो जाएंगे, और बाकी जो 10 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है, और बाकी जो बचते हैं वो इकोनॉमिस्ट होते हैं, यहाँ पे रखिएगा। तो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में टोटल 21 मेंबर होते हैं। उन्हीं के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तरुण बजाज जी को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया है। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में हमेशा डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट होता है। और कभी आपसे एग्जाम में पूछ लें कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर का कार्यकाल कितना होता है, तो 4 वर्ष, 4 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर को। हालांकि वो पहले से भी रिजाइन दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं वो हो गए तो फिर अब 4 वर्ष के बाद भी रहना है। विच कंट्री अवॉर्डेड वर्ल्ड वॉर 2 मेडल टू किम जोंग उन फॉर कमेमोरेटिंग इट्स विक्ट्री। तो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए किस कंट्री ने किम जोंग उन को वर्ल्ड वॉर 2 मेडल से नवाजा है? रिसेंटली रसिया ने नाजी जर्मनी पर अपनी 75th विक्ट्री की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए रिसेंटली किम जोंग उन को अवार्ड से नवाजा है। क्यों? क्योंकि रसिया जब नाजी जर्मनी पर फतह पा रहा था तो उस समय नॉर्थ कोरिया ने इनका काफ़ी सपोर्ट किया था। तो किम जोंग उन आपके स्वर्ग से लौट के आए हैं, क्योंकि कई लोगों ने कहा था मर गए हैं, अचानक से दिख गई है। तो किम जोंग उन को रसिया द्वारा नवाजा गया है वर्ल्ड वॉर 2 मेडल से। बात करें अगर नॉर्थ कोरिया की, क्योंकि किम जोंग उन वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं प्योंगयांग में और प्योंगचांग में। देखिए प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, जबकि प्योंगचांग आपका साउथ कोरिया का एक सिटी है, आप याद रखेंगे। 2018 में जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे वो प्योंगचांग साउथ कोरिया में होते हैं, और प्योंगयांग आपकी नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है। कई बार आपने सुना होगा 38 डिग्री पैरेलल, ये किन दो देशों के बीच में बाउंड्री बनाती है? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 डिग्री पैरेलल बाउंड्री बनाती है सॉरी। और जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया हैं उनके बीच में DMZ है। DMZ मतलब डी मिलिटराइज्ड जोन, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। तो आप याद रखिएगा नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर कौन है? किम जोंग उन। रिसेंटली उनको रशिया द्वारा मेडल दिया गया है वर्ल्ड वॉर 2 विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल देव बिकम फर्स्ट हिंदू एयरफोर्स पायलट इन विच कंट्री? जो रिसेंटली पाकिस्तान की एयरफोर्स में राहुल देव पहले हिंदू एयरफोर्स पायलट के तौर पे अपॉइंट हो गए हैं। तो राहुल देव का आप नाम जरूर याद रखेंगे, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स में अपॉइंट होने वाले पहले हिंदू पायलट हैं। आप इतना याद रखेंगे। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट क्या हैं? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के PM कौन है? इमरान खान जी। पाकिस्तान वर्ल्ड में गधों का एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत फेमस है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अपॉइंटेड अशोक मिसल पिंटो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन IBRD? तो IBRD में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे अशोक मिसेल पिंटो को किस कंट्री ने अपॉइंट किया है? रिसेंटली USA ने भारतीय मूल के अमेरिकन लॉयर अशोक मिसेल पिंटो को IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया है। तो अशोक मिसेल पिंटो का नाम आप याद रखेंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था मनीषा सिंह को USA ने OECD में अपना इन्वॉय नियुक्त किया था, और उसके भी कुछ दिन पहले सामिया नसीम को USA ने जो है कोलंबिया स्टेट का जज बनाया था। तो सामिया नसीम, मनीषा सिंह और ये अशोक मिसेल पिंटो, ये तीनों इंडियन ओरिजिन के हैं, USA से रिलेशन रखते हैं। IBRD में अशोक मिसेल पिंटो जी को 2 वर्ष के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। बात करते हैं IBRD की। देखिए वर्ल्ड बैंक में 5 बॉडी हैं टोटल। IBRD आपके वर्ल्ड बैंक की पहली बॉडी है, आप याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ वर्ल्ड बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 बॉडी होती हैं, जिसमें से 2 को मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है आपका। 2 कौन सी हैं वो? एक होगी आपकी IBRD, दूसरी होगी IDA। IBRD की पहले बात करते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वहीं होगा जहां वर्ल्ड बैंक का होगा, वाशिंगटन DC में। और इसके डायरेक्टर भी वही होंगे जो वर्ल्ड बैंक के होंगे, डेविड मैलपास जी। तो आप याद रखेंगे। दूसरी बॉडी है आपकी IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो IBRD और IDA को मिला के ही वर्ल्ड बैंक बनता है। और IBRD और वर्ल्ड बैंक दोनों के मेंबर कितने हैं? 189। ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म टू एजुकेट SME सेक्टर्स पर्सन? SME सेक्टर के पर्सनस को एजुकेट करने के लिए इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ताकि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर के लोगों को एजुकेट किया जा सके। क्या एजुकेशन देनी इनको? कोरोना वायरस के दौरान गवर्नमेंट ने उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो भी स्कीम लॉन्च की है उनके विषय में एजुकेट करने के लिए इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म SIDBI लॉन्च किया है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए। मैं बता दूं, SIDBI का हेडक्वार्टर कई बार पूछते हैं। SIDBI का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और दूसरा हेडक्वार्टर कई बार पूछते हैं इरड़ा का हेडक्वार्टर। इरड़ा का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। तो इन दोनों के हेडक्वार्टर जरूर याद रखेंगे। SIDBI की बात करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए
सिडबी एक्ट 1989 के द्वारा 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है लखनऊ में, मैंने आपको बता दिया। और इसके जो CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा जी। सिडबी में लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग किसकी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है सिडबी में 16.73%। सेकेंड नंबर पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है और थर्ड नंबर पे आपका LIC आता है। जैसे आपका नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक हाउसिंग सेक्टर के लिए, वैसे ही सिडबी आपका MSME सेक्टर के लिए प्रिंसिपल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आप याद रखेंगे, इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म SME सेक्टर के लोगों को एजुकेट करने के लिए सिडबी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड न्यू MD एंड CEO ऑफ मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस में नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं? कृष्ण रामचंद्रन जी अपॉइंट किए गए हैं नए MD एंड CEO मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस में। किसकी जगह पे? आशीष मल्होत्रा की जगह पे। मैं बता दूं, जो आपके कृष्ण रामचंद्रन जी हैं, इससे पहले अपोलो म्यूनिक में CEO थे। रिसेंटली इनको मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस में MD एंड CEO अपॉइंट कर दिया गया है। बात करते हैं मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस की। देखिए, 2008 में स्थापित मैक्स इंडिया लिमिटेड और ब्यूपा ब्रिटिश हेल्थ केयर लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है आपकी मैक्स ब्यूपा। तो आप इतना याद रखेंगे। और ये जो पहला नाम है निशांत जैन, मैंने कल आपको बताया था, भारत पे में चीफ बिजनेस ऑफिसर बनाए गए थे निशांत जैन। तो आपके कृष्ण रामचंद्रन, आशीष मल्होत्रा और निशांत जैन, तीनों का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहिंग पटकई एलिफेंट सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यानी देहिंग पटकई एलिफेंट सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने यहाँ पर कोल माइनिंग की अनुमति दे दी है, इसलिए देहिंग पटकई एलिफेंट सेंचुरी चर्चा में है। तो आपके नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अनुमति दी है। देखिए, जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या फिर इको सेंसिटिव जोन होते हैं इंडिया के, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए परमिशन देने के लिए जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, ये अपेक्स बॉडी है, आप याद रखेंगे। इसके चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन के द्वारा। तो इस तरह से ये एक स्टैचुरी बॉडी है, आप ये भी नोट कर लीजिएगा। रिसेंटली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने देहिंग पटकई एलिफेंट सेंचुरी के पास कोल माइनिंग की अनुमति दे दी है, जिससे इन्वायरमेंट इशू क्रिएट हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो मैंने आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भी बता दिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। असम की बात करें तो जगदीश मुखी जी यहाँ के जो है गवर्नर हैं। CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। असम का जो माजुली द्वीप है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर द्वीप है, आप याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है माजुली द्वीप। और असम का काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड फेमस है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 मई को मिडवाइफ्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उनको याद करने के लिए हर वर्ष, क्योंकि इनका जन्मदिन मनाया जाता है 5 मई को, इसीलिए इस बार इनका 200वां जन्मदिन था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। आपको याद होगा, रिसेंटली ब्रिटेन में कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के लिए सबसे तेज़ी से बनने वाले हॉस्पिटल का नाम भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल हॉस्पिटल था। उसके अलावा 5 मई को 2 और दिन इंपॉर्टेंट हैं, आप वो भी नोट कर लीजिएगा। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड हाइजीन डे, यानी कि हाथ स्वच्छता दिवस। ये भी आपका 5 मई को मनाया जाता है। WHO इसको मनाता है। इस बार का जो हैंड हाइजीन डे था, उसका थीम था सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड। तो कोरोना चल रहा है, इसलिए हैंड हाइजीन डे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा डे भी था आपका 5 मई को एक और, वर्ल्ड अस्थमा डे। खैर ये तो 5 मई को इस बार कोइंसिडेंटली फंस गया, क्योंकि हर बार मई के पहले मंगलवार को, यानी मई के फर्स्ट ट्यूसडे को आपका वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। तो इस बार जो फर्स्ट ट्यूसडे था वो 5 मई को पड़ा, इसलिए वर्ल्ड अस्थमा डे आपका 5 मई को मनाया गया। वर्ल्ड अस्थमा डे का थीम क्या था? इनफ अस्थमा डेथ, ये था आपका थीम। बात करते हैं WHO की, क्योंकि WHO ने इतने चीज़ों को मनाया है। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडहनम इसके डायरेक्टर जनरल हैं, जो इथियोपिया के रहने वाले हैं। तो आप ये याद रखेंगे। एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में था, और सभी ने इसका जवाब सही दिया था। RBI का नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था, इसका जवाब भी सही दिया था। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप आप इनका जवाब देंगे। आपको बताना है RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर होते हैं और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।